Hello everyone. Today we are coming back with our 12th lecture of thermodynamics. Okay. So in that lecture we have to discuss about the what is the absolute scale of temperature. Okay. So last lecture we have discussed about the reversible and irreversible processes. Okay. So in this lecture we have to study about the topic absolute scale of temperature. So first of all, see what is the meaning of this टेम्परेचर. तो देखो हमें ये लेक्चर में देखना है एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर. एब्सोल्यूट का जनरल मीनिंग हम लोग देखेंगे तो इसका मतलब होता है कांस्टेंट, मतलब जो कहीं पे भी चेंज ना हो वहाँ पे, उसे हम एब्सोल्यूट बोलेंगे. तो स्केल मतलब टेम्परेचर जिससे मेजर करेंगे वो स्केल्स, मतलब हमारे जो डिग्री सेल्सियस केल्विन जो हबे है, तो ये कैसे फॉर्मेशन हुआ वो सब इसके हिस्से हुआ है. ओके ना. केल्विन को हम लोग स्टैंडर्ड मानते हैं क्योंकि वही हमारा एब्सोल्यूट स्केल है. ओके. तो उसका फॉर्मेशन कहाँ से किया? तो यहाँ से. तो क्यों? तो वाई वी नीड दिस? बिकॉज हमारा जो थर्मोमीटर आता है ऐसा, ओके ना, थर्मामीटर, तो इस पर रीडिंग्स रहेंगे अलग 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 अलग. तो इसके अंदर जो यहाँ पे जो वर्किंग सब्सटेंस रहेगा वो रहता है मर्क्यूरी. हमारे इसमें वैसे मर्क्यूरी रहता है जनरली. ओके ना. डिग्री सेल्सियस स्केल या फिर केल्विन का मर्क्यूरी रहेगा. बट अदर जो इंडस्ट्री में भी बहुत सारे जो स्केल्स रहते हैं, अलग अलग की थर्मामीटर्स रहते हैं, तो उसमें किसी में गैसेस रहते हैं, किसी में कुछ और अलग टाइप के दूसरे लिक्विड्स रहते हैं. ओके ना. तो वहाँ पे दोनों का भी टेम्परेचर सेम नहीं आता था, कुछ अलग दोनों का भी आ रहा था. तो इसलिए फिर एक ऐसा एब्सोल्यूट स्केल बनाने का प्लान किया गया कि जिसकी वजह से ये दोनों का भी रिलेशन पता चले, दोनों में भी ज़्यादा चेंज नहीं है. ओके ना. तो ये कैसे फॉर्म हुआ वो भी देखेंगे. तो एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर is provided with the result of that the perfect efficiency of perfectly reversible engine reversible engine is independent of the nature of working substance and the dependent on the temperatures of the sink and source. ओके ना. सिंक एंड सोर्स टेम्परेचर मीन्स क्या है कि ये कौन से प्रिंसिपल पे काम कर रहा है कि जो हमारा इफिशियंसी था, रिवर्सिबल इंजन का जो इफिशियंसी था, हमने कुछ लास्ट लेक्चर से या किसी में देखा था कि जो इफिशियंसी था तो वो वर्किंग सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता है. ओके ना. कार्नोट थ्योरम में हमने बताया था जो वर्किंग सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता है, बट इट डिपेंड्स ऑन दी टेम्परेचर्स ऑफ दी सिंक एंड सोर्स. इनके टेम्परेचर्स पे डिपेंड कर रहा है. ओके. सो ये प्रिंसिपल पे ही काम करके एक स्केल बनाया गया, तो उसको एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर, और इसको नाम दिया गया केल्विन्स स्केल ऑफ टेम्परेचर. ओके ना. इसको ये नाम दिया गया केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर. एंड अनदर और वन मोर नेम इज द थर्मोडाइनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर. ओके. और एक नेम दिया गया. ओके. ये इसके दो नाम दिए गए, केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर एंड थर्मोडाइनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर. नाउ वी हैव टू प्रोसीड अगेन दैट वी हैव टू कंसिडर द प्रिंसिपल means used is it replace the principle of thermometry replaced. Okay na. Principle of thermometry replaced by principle of कैलोरीमेट्री. ओके ना. कैलोरीमेट्री. तो अभी ये थर्मोमेट्री और कैलोरीमेट्री मीन्स क्या है? थर्मोमेट्री मीन्स इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर्स, जो T1 T2 हम लोग लेते थे वैसे, और कैलोरीमेट्री मीन्स इन टर्म्स ऑफ हीट, दैट इज अ Q1 Q2 लाइक दिस. सो वी हैव टू यूज कैलोरीमेट्री. ओके ना. थर्मोमेट्री को रिप्लेस कर रहा है कैलोरीमेट्री से, मतलब जो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो इन टर्म्स ऑफ Q1 Q2 लाइक दिस, मीन्स हीट के फॉर्म में आएगा. ओके ना. सो लाइक दिस. नाउ consider the perfectly reversible engine is having the working substance as perfect gas. Okay. तो हमारा जो perfectly reversible engine consider करेंगे, reversible engine, okay, which is in which the Q1 amount of heat is absorbed. Okay ना. Q1 amount of heat is absorbed by working substance and Q2 is rejected at temperature. Consider this temperature as theta 1 at temperature
θ2। ओके, ये दो टेम्परेचर्स यहाँ पे कंसिडर कर लिए, θ1 एंड θ2। अभी क्या है, हमें इसका इफिशियंसी लिखना है। सो ईटा इज इक्वल टू, इफिशियंसी फॉर्मूला पता ही है, 1 माइनस Q2, this is Q2 upon Q1। okay, so this can be written as f of θ1 comma θ2। हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना, स्मॉल f। ओके, दिस इज नॉट कैपिटल, स्मॉल f, θ1 θ2। नाउ वी हैव टू राइट Q1 upon Q2। अगर हमें Q1 upon Q2 लिखना है तो क्या होगा, देखो पहले Q2 upon Q1 लिखेंगे तो क्या होगा, ये 1 इधर जाएगा, ईटा -1, पर ये माइनस है इसलिए इधर बन जाएगा 1 माइनस ईटा। ओके, और इसको फिर रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 upon 1 माइनस ईटा। सो दिस कैन बी रिटर्न एज 1 upon 1 माइनस ईटा। बट अभी क्या है, देखो ईटा को रिप्लेस करेंगे, ईटा की वैल्यू क्या है, स्मॉल एफ ऑफ θ1 θ2। ये फंक्शन बन गया था इन टर्म्स ऑफ गिवन टेम्परेचर्स। सो वी कैन राइट इट एज 1 माइनस एफ स्मॉल एफ ऑफ θ1 θ2। नाउ दिस होल टर्म कैन बी रिटर्न एज इक्वल टू कैपिटल एफ। यहाँ पे एक और फंक्शन हमने कंसिडर किया था, ये पूरे टर्म को, ओके ना, यहाँ पे स्मॉल एफ था लेकिन ये डिवाइड में आ गया, तो इसलिए यहाँ पे हमने पूरा फंक्शन कंसिडर किया, कैपिटल एफ ऑफ θ1 कॉमा θ2। सो राइट इट एज इक्वेशन 1। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप, ओके ना। सो दिस इज द जनरल डिस्क्रिप्शन, ओके ना। परफेक्टली रिवर्सिबल इंजन पहले कंसिडर कर लिया है, फिर उसका हमने इफिशियंसी बताया, इफिशियंसी हमने ये फॉर्मूला मिला है हमें, देखो ये ऐसे Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू, हम इसको लिख देते हैं एफ ऑफ θ1 θ2। मीन्स जो न्यूमरेटर में टर्म आएगी वो इधर आएगी फर्स्ट, देन डिनोमिनेटर आएगी वो कॉमा के बाद में, ओके ना। तो अभी इसी हिसाब से हम लोग अभी नेक्स्ट कंसिडर करते हैं। तो कंसिडर टू रिवर्सिबल इंजन, दो रिवर्सिबल इंजन कंसिडर कर दो। तो फर्स्ट रिवर्सिबल इंजन, ओके, सो फर्स्ट रिवर्सिबल इंजन है, उसका टेम्परेचर हमने θ1 कंसिडर कर लिया, मुझे इसके जैसा ही, ओके। और ये इंजन रिवर्सिबल बताएंगे, और ये यहाँ से यहाँ इसका हीट फ्लो होगा, तो हीट कितना अमाउंट में फ्लो हो रहा है यहाँ पे, Q1, ओके ना। सो इट एब्जॉर्ब्स द Q1 अमाउंट ऑफ हीट एंड रिजेक्ट्स द Q2 अमाउंट ऑफ हीट टू द सिंक एट टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर θ2 कंसिडर करते हैं, ओके। ये एक इंजन हो गया। देन सेकेंड इंजन, दैट इज हियर आई एम ड्रॉइंग सेकेंड इंजन, दैट इज सेकेंड इंजन में चेंज क्या होने वाला है, खाली इधर टेम्परेचर रहेगा θ2 जो हमारा पहले है, इसका हम लोग इफिशियंसी लिख देते हैं, ठीक है ना। तो इफिशियंसी ऑफ दिस लाइक दिस, ओके। तो इफिशियंसी नहीं लिखेंगे, अभी हम लोग डायरेक्ट इधर जाएंगे, Q1 अपॉन Q2 लिखा था, एफ ऑफ θ1 θ2। तो इन टर्म्स दिस कैन बी रिटर्न एज Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू एफ ऑफ θ1 कॉमा θ2, ओके ना। वही टेम्परेचर, जहाँ इधर जितना हीट रखा था वही हीट इधर भी है, और जो टेम्परेचर्स दो यहाँ पे कंसिडर किए थे वो टेम्परेचर्स इरिवर्सिबल इंजन में, तो दोनों का भी सेम आएगा रिजल्ट, ओके ना। तो ये यहाँ पे एक रिजल्ट आ गया, इसको हम लोग इक्वेशन 2 डाल लेंगे। देन सेकेंड इंजन कंसिडर करते हैं, ओके ना। तो सेकेंड इंजन देखो, ओके, दिस इज द सोर्स एंड अभी यहाँ पे हमारा रिवर्सिबल इंजन आएगा, और रिवर्सिबल इंजन का यहाँ पे ये सिंक, ओके। तो सिंक का टेम्परेचर θ3 कंसिडर करेंगे यहाँ पे, तो θ2, so Q2 amount of heat is absorbed, यहाँ in this case Q2 amount of heat is absorbed, in previous Q2 amount of heat is rejected, ओके ना। ये वाले केस में यहाँ पे हमने Q2 amount of heat रिजेक्ट किया था, और ये वाले केस में हमने उसे एब्जॉर्ब किया। और देखो यहाँ पे रिवर्सिबल में ये दोनों सेपरेट है, ओके ना, ये दोनों एक साथ नहीं है, ओके। देन यहाँ पे देखो क्या है, एंड Q3 amount of heat is rejected to the sink and having temperature Q3 θ3, ओके ना। थीटा टेम्परेचर रिप्रेजेंट कर रहा है और Q हीट रिप्रेजेंट कर रहा है, इतना याद रखो, ठीक है ना। तो अभी हम इसका भी लिख देंगे इस फॉर्मेट में, ओके ना। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे Q1 था, ओके ना, जो हमारा हीट एब्जॉर्ब कर रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, Q2 अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो यहाँ पे Q2 लिखेंगे। देन हियर देखो Q2 अमाउंट ऑफ हीट इज रिजेक्टेड, मीन्स यहाँ पे रिजेक्ट होने वाला Q2 है, बट ये केस में क्या है, Q3 है, तो यहाँ पे हम लोग Q3 लिखेंगे। देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट केस है यहाँ पे देखो बनेगा यहाँ पे
Q2, देन क्या है θ2 एंड θ3। तो यहाँ पे क्या था θ1 θ2, इसलिए θ1 θ2 लिखा है, यहाँ पे θ2 θ3 है, तो यहाँ पे इक्वल टू एफ ऑफ θ2 θ3। ओके, ये बन गया। तो यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन 3। ओके, सो ये दो इक्वेशंस यहाँ पे फॉर्म हो गए। नाउ वी हैव टू कपल दिस टू हीट इंजिन्स। ओके, नाउ वी हैव टू कपल दिस टू इंजिन्स। तो कहाँ पे कपल करेंगे हम लोग इसको? यहाँ पे सिंक से कपल कर देंगे। यहाँ पे मीन्स यहाँ पे इसको यहाँ पे कपल कर दिया पूरा। ओके, दिस पार्ट इज कपल्ड, मतलब ये पूरा एक पार्ट हो गया पूरा। मतलब ये जो θ2 है, तो अभी क्या होने वाला है, डायरेक्ट θ1 से हीट निकलेगा, वो डायरेक्ट इसमें आके इधर इंजन का ये पार्ट है पूरा, ये कंबाइन हो जाएगा पूरा पार्ट, और यहाँ से डायरेक्ट वो θ3 पे आ जाएगा इस कपल करने के बाद। तो कपल करने के बाद हमें क्या मिलने वाला है, हमारा जो इनिशियल टेम्परेचर था, जो सोर्स का टेम्परेचर, वो तो θ1 ही रहेगा। वहाँ से Q1 अमाउंट ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड by the engine. Okay, this complete engine absorbs the Q1 amount of heat and rejects the Q3 amount of heat to the sink. Okay, तो ये कपलिंग का जो फॉर्मेट है, कपल करने के बाद जो हमें ये जो फॉर्मेट में मिलेगा इफिशिएंसी, तो वो कैसे लिखेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले तो हीट कौन सा एब्जॉर्ब हुआ, Q1, और यहाँ पे Q3 है डायरेक्ट, तो Q1 लिखेंगे अपॉन Q3। सो दिस कैन बी रिटर्न एज एफ ऑफ θ1 θ3। ओके, तो यहाँ पे हमें ये मिल गया। तो इतना याद रखो कि पहले रिवर्सिबल इंजन फर्स्ट कंसिडर किया, देन यहाँ पे सेकेंड वीक हमने रिवर्सिबल इंजन कंसिडर किया है यहाँ पे, ठीक है ना, ये दोनों का आ गया। देन ये थर्ड जो है वो ये दोनों का कपल करने के बाद, कपल मतलब ये दोनों को कंबाइन कर लिया हम लोगों ने, ठीक है ना, ये इंजन और ये इंजन दोनों कंबाइन हो गए, यहाँ पे एक सिंगल इंजन आ गया। ओके, और तो यहाँ पे जो हीट जो सोर्स से निकल रहा है वो है Q1 और सिंक पे जा रहा है वो Q3 है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे ये इक्वेशन हमें मिल गया। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 4 डाल देते हैं, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, जिस इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज इन टर्म्स ऑफ दी एफ ऑफ θ1 एंड θ3। ओके, तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, ठीक है, कि ये कैसे होता है। सो हियर वी कैन राइट Q2 में जो मिला था Q1 अपॉन Q3, जो हमें कपल करने के बाद मिला था Q1 अपॉन Q3, दिस कैन बी रिटर्न एज Q1 बाई Q2 इंटू ये इंटू का साइन है, ओके ना, बीच में ऐसा इंटू, दिस इज कैन बी रिटर्न एज Q2 अपॉन Q3। देखो Q2 से Q2 कैंसिल हो सकता है, तो Q1 अपॉन Q3 यहाँ पे इक्वल है दोनों भी, अब भी LHS और RHS दोनों इक्वल है। तो हमने प्रीवियस जो इक्वेशन देखे, इक्वेशन 1, 2 एंड 3 जो इक्वेशन थे, तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं Q1 अपॉन Q2। तो इसको हम लोग ये फॉर्मेट लिखते हैं एफ ऑफ θ1 θ2, और इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ θ2 θ3। ओके, तो उसको ही वैसे हम लोग इसे भी लिख सकते हैं एफ ऑफ θ1 θ3। ओके, नाउ दिस इज द इक्वेशन विच इज हैविंग, यहाँ पे इक्वेशन लिख सकते हैं इक्वेशन 5। ओके, विच इज हैविंग θ1 एंड θ3 एट द LHS and at RHS θ1 θ2 and θ3. θ2 is extra term. Okay, so we have to remove this. Okay, na, we have to make it simple. So how can you do this? So first of all, do the logarithm. Okay, that means taking log to the both side, logging to the both side. Okay, तो यहाँ पे log करना है हमें, मीन्स logarithm देना है, ठीक है, taking log to the both side, then on both sides. ओके, तो दोनों साइड अगर हम लोग लॉग देंगे तो क्या होगा, नेचुरल लॉग देना है, ln ऑफ एफ ऑफ θ1 θ3 इक्वल टू, अभी देखो लॉग अगर देंगे, लॉग के अंदर अगर इंटू का साइन है मीन्स मल्टीप्लिकेशन है, तो वो क्या बनेगा, एडिशन बन जाएगा। ओके, सो दिस कैन बी रिटर्न एज ln ऑफ एफ ऑफ θ1 θ2 प्लस ln ऑफ एफ ऑफ θ2 θ3। ओके, नाउ वी हैव टू differentiate both the sides with θ1 and θ3. Differentiate both sides with respect to θ1 and θ3. मीन्स एक बार θ1 से डिफ्रेंशिएट करना, एक बार θ3 से। लेकिन अभी देखो ये ऑब्जर्व करो कि इसको हम लोग अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका तो लॉग है, लॉग का हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन एफ ऑफ θ1 θ3, लेकिन इसका हम लोग डायरेक्ट नहीं लिखते अभी, ठीक है ना, इसको हम लोग
डायरेक्ट ऐसे ही लिखेंगे खाली, डो ऑफ डो थीटा 1 इंटू डो ऑफ डो थीटा 3 इंटू ln ऑफ एफ ऑफ थीटा 1 कॉमा थीटा 3। इसको हमने डायरेक्ट लिखा है, कुछ पर्पजफुली लिखा है, ठीक है ना। ये पर्पजफुली है क्योंकि हमने आगे जाके फिर इंटीग्रेशन करना है, तो वो टाइम पे ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, राइट हैंड साइड पे देखो क्या है, ln ऑफ एफ ऑफ थीटा 1 कॉमा थीटा 2। तो यहाँ पे थीटा 2 का टर्म एक एक्स्ट्रा है। अगर हम इसको विथ रिस्पेक्ट टू थीटा 1, इसको हम देखो थीटा 1 है, तो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा 1 अगर इसको डेरिवेट करेंगे हम लोग, तो थीटा 1 तो चला जाएगा, पर ये थीटा 2 का टर्म भी है यहाँ पे, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये जीरो हो जाएगा। तो वो टाइम पे क्या, ये थीटा, ये सर्वाइव कर जाएगा ये टर्म, और ये वाले टर्म पे क्या है, कुछ भी नहीं है, थीटा 1 नहीं है यहाँ पे, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा वो टाइम पे। और तो ये यहाँ पे जीरो हो गया, और थीटा 3 से अगर हम लोग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे थीटा 3 का टर्म नहीं है, तो ये टर्म पूरी तरह से जीरो हो जाएगा। तो इसलिए ये दोनों टर्म कंप्लीटली जीरो हो सकता है जब हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमें मिल गया ये, ठीक है ना। ये हम लोग इसे भी देख सकते हैं, डो स्क्वायर बाय डो थीटा 1 डो थीटा 3, ओके, पार्शियल डेरिवेटिव लॉग टू द नेचुरल बेस ln ऑफ एफ ऑफ थीटा 1 थीटा 3 इक्वल टू 0, ऐसे लिखें, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, ये जो है इसको इंटीग्रेट करेंगे, डबल इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, ये निकल जाएगा पूरी तरह से, ओके। सो फर्स्ट डबल इंटीग्रेट मीन्स इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 एंड इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू थीटा 3। अगर ये दोनों हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन, इट इज द रिवर्स प्रोसीजर ऑफ डिफरेंशिएशन रहता है, ओके ना। तो अगर 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे तो ये डेरिवेटिव पूरा तरीके से निकल जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे डेरिवेटिव सॉल्व नहीं किया, ओके ना। नहीं तो इसको लॉग को हम लोग लिख सकते थे 1 डिवाइडेड बाय एफ ऑफ थीटा 1 थीटा, लेकिन फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस रिवर्स जाना पड़ेगा, इसलिए ये डायरेक्ट कैंसिल हो सकता है अगर डबल इंटीग्रेट करेंगे। तो डबल इंटीग्रेट करने के बाद फिर यहाँ पे बचेगा खाली ln ऑफ एफ ऑफ थीटा 1 कॉमा थीटा 3, ओके, ये आ गया इक्वल टू 0। अभी हमें इन द फॉर्मेट ऑफ दिस, ये ऐसे फॉर्मेट में चाहिए थीटा 1 कॉमा थीटा 3। तो ये लॉग जो हमने दिया था ये हमें रिमूव करना है, तो लॉग को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एंटी लॉग। सो टेकिंग एंटी लॉग्स ऑन बोथ साइड ना, सो इसका अगर एंटी लॉग करेंगे तो ये लॉग कैंसिल हो जाएगा। सो ये बनेगा एफ ऑफ थीटा 1 कॉमा थीटा 3। और अगर 0 का एंटी लॉग लेंगे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, 0 का एंटी लॉग इज द 1, दैट मीन्स इट इज द कांस्टेंट टर्म वी आर गेटिंग हियर, एफ ऑफ थीटा 1 कॉमा थीटा 3 इक्वल टू 1, ओके। पहले हमारा एफ ऑफ थीटा 1 कॉमा थीटा 3 इस टर्म में था, अभी देखो यहाँ पे हमें कांस्टेंट टर्म मिल रही है, तो कांस्टेंट मिल रही है, तो यहाँ पे हम लोग कोई तो एक स्पेशल फंक्शन यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, तो वो कंसीडर यहाँ पे फंक्शन हम कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। ये स्पेस रखा हुआ है यहाँ पे लेते हैं ये, तो एफ ऑफ थीटा 1 कॉमा थीटा 3 कैन बी रिटर्न एज, अब यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म था इसलिए हम लोग इसको एक फंक्शन कंसीडर करेंगे, मतलब हमें जो स्केल जो काउंट करना है उस स्केल के लिए हम लोग एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, तो ये साई ऑफ थीटा 1, ये थीटा 1 का आ गया। अब थीटा 3 के लिए भी ये करेंगे फाई ऑफ थीटा 3, क्योंकि हमारे पास 2 टेम्परेचर से, एक तो हमारा सोर्स का टेम्परेचर है, ओके, जिससे हमने एब्जॉर्ब किया है, और एक सिंक का टेम्परेचर जो हीट रिजेक्ट हो गई है, जो टेम्परेचर जिसके एट दिस टेम्परेचर हीट इज रिजेक्टेड, ओके ना, सिंक का है। तो सोर्स और सिंक के 2 टेम्परेचर से, दोनों के लिए हम लोग ने अलग से एक स्केल एक फंक्शन डिफाइन किया है, तो साई 1 थीटा 1 एंड फाई ऑफ थीटा 3, ओके। तो इसको भी यहाँ पे लिखता हूँ, इक्वेशन 6 कर देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये यूज़ हो गया एफ ऑफ थीटा 1 थीटा 3। तो इसको हम लोग और ये भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जैसे ये अभी हो गया, तो एफ ऑफ थीटा 2 थीटा 3, सिमिलरली वी कैन राइट इट एज एफ ऑफ थीटा 2 थीटा 3 इक्वल टू साई ऑफ थीटा 2 कॉमा फाई ऑफ थीटा 3, ओके, देन फाई ऑफ थीटा 3, ओके, ये ऐसे ओके कॉमन ही रहेगा। देन एफ ऑफ थीटा, देखो थीटा 1 थीटा 3 हो गया, अब एक थीटा 1 और थीटा 2 का भी लिख देते हैं, इज इक्वल टू साई ऑफ थीटा 1 फाई ऑफ थीटा 2, ओके। ये सब इक्वेशंस हो गए, इक्वेशन 7 लग देता हूँ इनको, ठीक है ना, माइंडली। देन हम भी क्या करना है, हमें ये सब इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूट करेंगे इन द इक्वेशन 5। सो इक्वेशन 5 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन
6 and 7 इन इक्वेशन 5। तो इक्वेशन 5 में इसको सब्स्टिट्यूट किया तो क्या मिलेगा यहाँ पे θ1 एंड θ3 इज इक्वल टू साई ऑफ θ1 फाई ऑफ θ3 इज इक्वल टू साई ऑफ, अभी क्या है θ1 θ2, तो साई ऑफ θ1 फाई ऑफ, या इसेगा फाई ऑफ θ2, ओके, एंड देन इनटू एफ ऑफ θ2 θ3, तो ये यहाँ पे साई ऑफ θ2 फाई ऑफ θ3, तो हो गया ना θ1 θ3 θ1 θ2 θ2 θ3। तो अभी देखो यहाँ पे θ1 है, यहाँ पे साई ऑफ θ1 है, ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं। तो यहाँ पे फाई ऑफ θ3 है, ओके, ये और फाई ऑफ θ3 ये कैंसिल हो गए, तो बचा क्या खाली यहाँ पे 1 हो गया इक्वल टू फाई ऑफ θ2 साई ऑफ θ2, ये दोनों बचा है। तो साई ऑफ θ2 कैन बी रिटर्न एज इक्वल टू 1/फाई ऑफ θ2, या फिर वाइस वर्सा भी लिख सकते हैं कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फाई ऑफ θ2 इज इक्वल टू 1/साई ऑफ θ2, ओके, लाइक दिस। तो अभी क्या करना है, हमें इसको यहाँ पे डिफाइन करना है। तो हमने देखो क्या है देखा था यहाँ पे, तो θ1 और θ2 के फॉर्मेट में, तो यहाँ पे θ2 का हमें वैल्यू मिल गया है, तो इसको हम लोग कंसिडर करेंगे इक्वेशन 7, ओके ना, इक्वेशन 7 हमने कंसिडर कर लिया। ये इक्वेशन एफ ऑफ θ1 θ2 इज इक्वल टू साई ऑफ θ1 इंटू फाई ऑफ θ2। तो अभी हमारे पास वैल्यू आ गई है, कौन सा, इन टर्म्स ऑफ फाई, देखो साई इन टर्म्स ऑफ साई, तो क्या वैल्यू है 1/साई ऑफ θ2, तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे 1/साई ऑफ θ2 और यहाँ पे हो गया साई ऑफ θ1। तो देखो क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू साई ऑफ θ1 अपॉन साई ऑफ θ2। तो ये हमारा नया स्केल जो फॉर्म हुआ था, फाई हमने कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया, ये हमें ज़रूरत नहीं है, हमारे पास साई के फॉर्म में ये हमारा एब्सोल्यूट न्यू स्केल ऑफ टेम्परेचर, इसके फॉर्मेट में हमें आना चाहिए था। तो ये हो गया फाई ऑफ θ1 θ2, ओके। तो दिस कैन बी रिटर्न, तो सिमिलरली हम लोग इसके लिए भी लिख सकते हैं एफ ऑफ θ2 θ3। तो इसके लिए क्या बनेगा, साई ऑफ, जैसे इधर देखो θ1 का यहाँ पे θ1 आया था, तो हम लोग इसका भी लिखेंगे साई ऑफ θ2 θ3, ओके, लाइक दिस वी कैन राइट इट एज साई ऑफ θ2 आएगा ऊपर, साई ऑफ θ3 नीचे, एंड एफ ऑफ θ1 θ3 ये भी लिख सकते हैं साई ऑफ θ1 साई ऑफ θ3। तो ओके, ये फॉर्मेट में अभी ये हो गया। अभी हमें क्या हो गया, ये फॉर्मेट में बंद हो गया अभी, तो क्या हो गया, लेकिन केल्विन का एक प्रॉब्लम था। केल्विन ने क्या बताया कि ये आपने ऐसे तो बता दिया, लेकिन इम्पेरिकल टेम्परेचर के फॉर्म में भी चाहिए हमें, तो उसने एक रिलेशन बता दिया टेम्परेचर के लिए। तो वो रिलेशन ऐसे बताया उसने, टॉ इक्वल टू ए इंटू साई ऑफ थीटा, मतलब ये यहाँ पे एक आर्बिटरी कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट टर्म रहेगा यहाँ पे, ओके, और ये टाउ उसका रिप्रेजेंटेशन है, और साई जो हमने यहाँ पे अभी जो न्यू स्केल का जो फॉर्म किया वो उसे बोलते हैं साई, ओके ना। तो साई को उसने रिप्लेस किया विथ रिस्पेक्ट टू दिस टाउ, ओके ना। ये इम्पेरिकल टेम्परेचर के लिए ये एक्चुअल में रिप्रेजेंट करता है, ओके ना, मतलब जो टेम्परेचर कंसिडर जो हम टेम्परेचर सेल्सियस वगैरह कंसिडर करते हैं, तो उसके लिए ये यूज़ करेगा। तो ऐसा वो केल्विन ने बताया, तो केल्विन ने ये आर्ग्यू किया और उसके बाद उसने ये डिफाइन किया था कि ये ऐसे होना चाहिए। तो फिर इसके फॉर्मेट में भी वो इंक्लूड कर दिया है, तो वो देखते हैं। तो अभी देखो क्या था, केल्विन ने हमें जो रिलेशन बताया वो था इन टर्म्स ऑफ दिस एम्पिरिकल टेम्परेचर, इन टर्म्स ऑफ लाइक दिस ए इंटू साई ऑफ थीटा, ओके। तो ये सबके लिए हो जाएगा, ये टो वन के लिए, टो वन मीन्स ए ऑफ साई ऑफ थीटा वन, टो टू इज इक्वल टू ए ऑफ साई ऑफ थीटा टू, ओके, एंड टो थ्री इज इक्वल टू ए ऑफ साई ऑफ थीटा थ्री, ओके। एंड हमने जो स्टार्टिंग में इक्वेशन देखे थे फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, वो हमारे इन टर्म्स ऑफ दिस थे ना, Q1/Q2, तो उसका एक इक्वेशंस, और जो अभी के हमने मीन्स हम वी कैन कंसिडर एज ई फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 लाइक दिस, इक्वेशन 1 कंसिडर कर लो या इक्वेशन 2 कंसिडर कर लो, ठीक है ना, 2 इज बेटर, ओके। इक्वेशन 2 दोनों भी सेम ही थे,
ओके ना. तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and another equation, that is last lecture, that equation is there, and this equation, okay, this equation is there. Okay, so these three equations combinedly we can write it as q1 upon q2 is equal to psi of theta 1 upon psi of theta 2. And now this equation, that is the psi of theta 1 can be written as tau 1 upon a1. This means this can be written as psi of theta 1 is equal to tau 1, that is tau 1 divided by a. Okay, and psi of theta 2 is equal to tau 2 of a. Okay, तो ये दोनों को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, यहाँ पे देखो साई ऑफ थीटा, तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया कि ए कैंसिल हो जाएगा और टाउ 1 अपॉन टाउ 2 आ जाएगा. तो हो गया दिस कैन बी रिटन टाउ 1 अपॉन टाउ 2. तो ये हमारा है एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर. दिस इज नोन एज द एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ द कैलोरीज. दिस इज कैलोरीज मीन्स हीट जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो हमेशा कैलोरीज में, मतलब जूल्स रहता है तो कैलोरी यहाँ पे ये रहता है. तो इसलिए यहाँ पे इसको कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल हमने यहाँ पे बोला है, क्योंकि ना जो हमारा टेम्परेचर से ये जो न्यू स्केल हमने डिफाइन किया है, ओके ना, तो न्यू स्केल इट इज डिफाइंस द केल्विन स्केल. सो ऑन दिस एब्सोल्यूट स्केल, दैट इज अ केल्विन स्केल, each temperature difference it represents the Q1 amount of heat is absorbed by the reversible engine and the Q2 amount of heat rejected by the रिवर्सिबल इंजन. मतलब जो हमारा स्केल रहेगा कंप्लीट, तो उसका जो एक यूनिट भी रहेगा तो वो एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो कितने अमाउंट का हीट उसका एब्जॉर्व किया गया है और कितने अमाउंट का हीट रिजेक्ट किया गया है. ओके ना, तो ये यहाँ पे डिफाइन हो जाएगा. तो इस तरह से ये नया स्केल डिफाइन किया गया है और इसी को बोला गया है कि एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर और द केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर. ओके, सो और एक टॉपिक है इसमें कि हमें दो केसेस कंसिडर करनी पड़ेगी यहाँ पे कि व्हाट इज द जीरो स्केल ऑफ टेम्परेचर एंड व्हाट इज द नेक्स्ट, दैट इज द टेम्परेचर हाउ इट इज फॉर्म्ड. ओके ना, सो वो हम लोग देखते हैं कि जीरो स्केल एक्चुअल में होता क्या है ना, तो वो सब. सो जीरो स्केल ऑफ टेम्परेचर, जीरो स्केल ऑफ टेम्परेचर. तो जीरो स्केल कैसे बनेगा, जब भी ये कंप्लीट वैल्यू जीरो हो जाएगा तब जीरो स्केल बोलते हैं. तो जीरो स्केल कब होगा, जब इसका पूरा इफिशियंसी इसका अगर इक्वल टू 1 हो जाएगा, मतलब ये दोनों अगर सेम रहेगा तो इसका इफिशियंसी कंप्लीटली इक्वल टू 1 होगा, तो वो टाइम पे हम जीरो कंसिडर कर सकते हैं. वो हम लोग क्यों कंसिडर कर रहे हैं, अगर हमारा टेम्परेचर अगर देखो कंसिडर कर लो, टेम्परेचर अगर ज़्यादा है, ओके ना, टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो इफिशियंसी हमारा क्या होता है, देखो ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T1 अपॉन T2 कंसिडर कर देते हैं. तो अगर ये अगर ज़्यादा है, मतलब हीट जो हमने रिजेक्ट किया है ये अगर ज़्यादा है तो ये पूरी तरह से भी हो जाएगा और फिर यहाँ पे 1 बन जाएगा, तो हमारी इफिशियंसी यहाँ पे पूरी तरह से हो जाएगा. तो इसी को हम लोग जीरो स्केल कंसिडर करते हैं, क्योंकि अगर हम लोग कंसिडर करते हैं जीरो से कम अगर टेम्परेचर है, मतलब इस टेम्परेचर इज लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो अगर टेम्परेचर हम लोग कंसिडर करते हैं तो वो टाइम पे क्या हो जाएगा, हमारा इफिशियंसी हो इट इज़ ग्रेटर देन 1 बन जाएगा. दैट इफिशियंसी इज ग्रेटर देन 1 बिकम्स, एंड दिस इज नॉट पॉसिबल. ओके ना, ये पॉसिबल नहीं है. तो इसलिए हमने जीरो को एब्सोल्यूट स्केल बताया, मतलब जीरो को सबसे हमने कम टेम्परेचर जो है हमारे केल्विन स्केल का जो सबसे कम टेम्परेचर है उसको हमने जीरो डिफाइन किया है. ओके ना, जीरो केल्विन ये हमारे सबसे कम टेम्परेचर होगा. ओके ना, दैट इज द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द स्केल, दैट इज द जीरो केल्विन. लाइक दिस इज नोन एज द जीरो स्केल ऑफ टेम्परेचर. So at the this temperature, okay na, that is a theta 1 greater than theta 2, that is the Q2 less than 0 when T is less than 0. मतलब अगर टेम्परेचर हमारा है जो अगर लेस होगा तो टाइम पे Q2 भी लेस होगा, तो Q2 लेस हो जाएगा तो क्या होगा, देखो हमारा जो फॉर्मूला है इफिशियंसी का फॉर्मूला कहता है ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1. अगर ये लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो मीन्स ये क्या हो जाएगा, माइनस क्वांटिटी हो जाएगी, माइनस हो जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स ईटा 2 इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा. इट इज़ नॉट पॉसिबल. ओके ना, इफिशियंसी 1 से ज़्यादा हो नहीं सकती, क्योंकि 1 से ज़्यादा हो जाएगी तो 100% ज़्यादा हो जाएगी. 100% से ज़्यादा कभी होता है क्या, नहीं होता है. तो इसलिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने
जीरो को स्टैंडर्ड टेम्परेचर यहाँ पे कंसिडर कर लिया, 0 केल्विन इज द स्टैंडर्ड डिग्री, ओके ना, जीरो स्केल ऑफ टेम्परेचर यहाँ पे कंसिडर कर दिया है।